नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम उस रिपल इफेक्ट यानी लहर प्रभाव को डिकोड करेंगे जो दुनिया के एक कोने में शुरू होता है और हमारी आपकी जेब तक पहुंच जाता है। जरा सोचिए, मिडल ईस्ट में एक फिजिकल नाकाबंदी होती है और उसका असर पूरी इकोनॉमी से होते हुए आपके घर के बजट तक एक बड़े झटके के रूप में कैसे पहुंचता है। चलिए इसे समझते हैं। सेक्शन 1 हॉर्मुज़ में रुकावट। आइए देखते हैं कि इस पूरी आर्थिक उथल-पुथल की असल शुरुआत कहां से होती है। 130 से सीधे 10। जी हां, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन जहाज़ों की संख्या है जो हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते थे और अब घटकर 10 से भी कम रह गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत के चलते जो नाकाबंदी हुई है, उसने इस बेहद अहम और व्यस्त समुद्री रास्ते को लगभग ठप कर दिया है। अब हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस बयान से लगा सकते हैं। यहाँ असल समस्या कच्चे तेल और ईंधन के फ्लो में आई भारी गिरावट है, जो कि करीब 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इसका मतलब है कि अगर कूटनीतिक बातचीत कल को सफल हो भी जाए, फिर भी मार्केट में जो ये कमी आई है वो इतनी जल्दी भरने वाली नहीं है। सेक्शन 2 वैश्विक तेल का झटका। जाहिर है, जब सप्लाई इस तरह से गिरेगी तो ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचना ही था। देखिए, असर कितनी तेजी से हुआ। फरवरी में जो भारतीय कच्चे तेल का बास्केट $69 प्रति बैरल के आसपास था, वो सिर्फ एक महीने के अंदर छलांग लगाकर मार्च में $126 पर पहुंच गया। और जब संकट अपने चरम पर था ना, तो यही कीमत $157 तक जा पहुंची थी। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये पूरी दुनिया के मार्केट्स की नींव हिलाने वाला शॉक है। और ये झटका सिर्फ कुछ दिनों का नहीं था। मई 2026 के मध्य तक आते आते भी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स बड़ी जिद के साथ $160 के ऊपर टिके हुए हैं। अगर हम पिछले साल से इसकी तुलना करें तो ये 63% की भारी बढ़ोतरी है। सेक्शन 3 पेट्रोल पंप पर कीमतों में उछाल। अब ग्लोबल मार्केट से निकलकर देखते हैं कि इसका हमारे देश और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ा। ऐसा नहीं था कि दाम बढ़ते तुरंत पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ा दी गईं। शुरुआत में सरकारी तेल कंपनियों ने इस झटके को खुद बर्दाश्त किया। मतलब वो हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही थी। लेकिन जब ये घाटा, जिसे हम अंडर रिकवरी कहते हैं, 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, तो खुदरा कीमतों पर लगी 2 साल की रोक को हटाना बिल्कुल मजबूरी बन गया। और इसका नतीजा हम सब ने देखा। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में औसतन ₹3 प्रति लीटर का इजाफा हो गया। इसी उछाल ने मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतों को ₹100 के पार पहुंचा दिया। सेक्शन 4 छिपी हुई महंगाई का असर। यहीं से कहानी असल में दिलचस्प और थोड़ी डरावनी होती है। पेट्रोल पंप पर जो दाम हम देखते हैं ना, वो तो बस एक छोटी सी झांकी है। असली महंगाई तो अर्थव्यवस्था में गहराई तक घुस चुकी है। ये सिर्फ तेल का संकट नहीं रहा। 140 में से 122 प्रमुख आर्थिक उत्पादों की कीमतों में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कंस्ट्रक्शन के सामान से लेकर दवाइयों तक हर चीज महंगी होने लगी। इस चेन रिएक्शन को समझने के लिए जरा इस केमिकल एग्रीकल्चर नेक्सस को देखिए। कच्चे तेल के दाम बढ़े तो कार्बनिक रसायन और खाद यानी फर्टिलाइजर्स महंगे हुए, और खाद की लागत में हुआ ये छोटा सा बदलाव अंततः खेती और खाने पीने के उत्पादों में 17.8% की भारी मूल्य वृद्धि में बदल गया। इसे ही कहते हैं सिस्टमैटिक शॉक। अगर हम इस महंगाई के स्ट्रक्चर को तोड़कर देखें तो खाने पीने और ट्रांसपोर्ट का ही इसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में कीमत बढ़ने का जो कुल प्रभाव है, उसका 70% सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल की वजह से होता है। सेक्शन 5 भविष्य का आर्थिक परिदृश्य। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि थोक कीमतों की इस बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा धीरे धीरे कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, तो अनुमान है कि महंगाई रिजर्व बैंक के 4% के टारगेट को पार कर जाएगी। इसके 5 से 5.6% तक जाने की उम्मीद है। राहत की बात बस ये है कि ये अभी भी 6% की ऊपरी सीमा के भीतर ही रहेगी। इस तूफान से निपटने के लिए सिर्फ कीमतें कंट्रोल करना काफी नहीं था, सप्लाई को चालू रखना भी बहुत जरूरी था। इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, फर्टिलाइजर सेक्टर को प्राकृतिक गैस की राशनिंग की, सीमा शुल्क में छूट दी और कच्चे तेल के नए सोर्स तलाशने शुरू किए। डॉलर बचाने के लिए गोल्ड के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर भी लिमिट लगाई गई। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है
क्या आज की आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं एक ही वैश्विक शिपिंग चोक पॉइंट पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गई हैं? दूर देश में हुए एक विवाद ने जिस तरह से हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर किया है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुनिया को अपने व्यापारिक मार्गों में और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता लाने की जरूरत नहीं है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए